यहाँ दोस्तों नमस्कार, मैं केशव कुमार सिंह एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल रिजल्ट हब में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर और उनके समाज, उनकी विशेषताएं क्या थी। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का जीवन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का जीवन। ये जो जीवन है इसे दो तीन भागों में विभक्त करके देखा गया है। एक, किसी भी अगर समाज की बात करेंगे तो वहाँ पे भी तीन तरह से होते हैं। एक तो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता के जीवन को तीन भागों में विभक्त करते हैं। एक सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ये जो सामाजिक जीवन है, अब चर्चा हम लोग करते हैं सामाजिक जीवन का। तो सामाजिक जीवन में किसी भी जगह का भी छोड़िए, अभी इतिहास की बात कर रहे हैं तो किसी भी इतिहास का कोई भी पार्ट हो, कोई भी कालखंड हो, वहाँ पे अंत में आपको यह सारे चीज़ दर्शाने ही होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था उन लोगों को। तो इन सभी का कुछ पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना होता है। जैसे कि अगर किसी भी कालखंड का दर्शाना है तो सबसे पहले जो है वर्तमान में जो कालखंड चल रहा है उसके सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में पहले हम लोग देखेंगे। तो अगर सामाजिक जीवन की अगर बात करते हैं तो ये तो हड़प्पा सभ्यता का है और ये आज का है 2022। तो किसी भी सामाजिक जीवन में एक समाज का स्वरूप, उसके बाद महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति के बाद आवास, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, अंत्येष्टि और जाति। इतना चीज़ जो है ध्यान रखने की बात होती है किसी भी कालखंड के सामाजिक जीवन के बारे में अगर बात होगा तब। जैसे अभी से और उसको कंपेयर करेंगे, पहले जो वर्तमान का सामाजिक जीवन है वह देखेंगे, तब उसके बाद जो है जिस कालखंड का कहा जाएगा उसके साथ करेंगे और तब वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं तो अधिक ध्यान में रहेगा। जैसे स्वरूप, अभी का स्वरूप कैसा है, जो वर्तमान में है, जो 2022 साल चल रहा है, तो इस समय का स्वरूप हमारे समाज का कैसा है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे हम लोग यह देखते हैं कि हमारा जो समाज है यहाँ पर पिताओं की ज़्यादा चलती है, मतलब कि पुरुष प्रधान समाज है यह वर्तमान का समाज। इसलिए इसे जो है पितृसत्तात्मक समाज इसे कहा जाएगा। अब देखिए महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो महिलाओं की स्थिति यहाँ पे यह देख सकते हैं कि महिला जो है वह आजकल कहाँ पर पहुँच गई। मतलब कि हर वह काम जो पुरुष कर सकता है वह महिला भी कर सकती है, कुछ एक काम को छोड़ करके। तो ये जो महिलाओं की स्थिति है तो इस हिसाब से क्या कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि महिलाओं पर अभी भी आए दिन अत्याचार होते रहते हैं, तो इस हिसाब से बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छा कह सकते हैं। उसके बाद है आवास। आज का आवास कैसा है, तो हम लोग देखते हैं कि हर जगह जो है आजकल केवल मकान ही मकान दिखाई दे रहे हैं, ईंट का मकान दिखाई दे रहा है और सभी जगह जो है वह शहरीकृत व्यवस्था की गई है। जिस तरह से शहर में है उसी तरह से गांव में भी है, कुछ जगहों को छोड़ करके। तो आवास का जो है शहरीकरण कह सकते हैं या फिर मकान ईंट के। उसके बाद भोजन देखिए, भोजन क्या है, तो भोजन हम लोग शाकाहारी भोजन भी करते हैं, मांसाहारी भोजन भी करते हैं। इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, भोजन जो है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। उसके बाद वस्त्र देखिए, जैसे मौसम है
गर्मी है, ठंड है, बरसात है, तो हम लोग ऊनी वस्त्र भी पहनते हैं और सूती वस्त्र भी पहनते हैं सीज़न के हिसाब से। तो वस्त्र के प्रकार यहाँ कैसे हैं वर्तमान में, तो ऊनी एवं सूती। उसके बाद है मनोरंजन। मनोरंजन का साधन, एक तो बहुत बड़ा साधन जो है वीडियो गेम, टीवी इत्यादि इत्यादि। उसके बाद अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जो है, अंत्येष्टि करने के 3 रूल हैं। एक रूल है दाह संस्कार, दाह संस्कार। दूसरा है आंशिक समाधान, आंशिक समाधान, और तीसरा है पूर्ण समाधान, तीसरा है पूर्ण समाधान। तो दाह संस्कार जो है ये हिंदू लोग करते हैं, जो कि मरने के बाद जला दिए जाते हैं, वह होता है दाह संस्कार। पूर्ण समाधान जो होता है उसको, मतलब पूर्ण समाधान में होते हैं दफना दिए जाते हैं, जैसे मुस्लिम लोग करते हैं। और इसी तरह से आंशिक समाधान, आंशिक समाधान जो है यह जैन में अधिक प्रचलित है। जैन धर्म के लोगों में ये लोग क्या करते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उस व्यक्ति को किसी ऊंचे जगह पर छोड़ दिया जाता है। ऊंचे जगह पर छोड़ने के बाद वहाँ पर जो है, जो चिड़िया है, जो कीट पतंग है, वे सब जो है उसे खा जाते हैं। जब केवल जब हड्डी बचता है तो उस हड्डी को जो है दफना दिया जाता है, उस हड्डी को दफना दिया जाता है। और यही है आंशिक समाधान। यह पूर्ण समाधान दाह संस्कार। दाह संस्कार के लिए एक जो है धार्मिक कुछ धार्मिक बातें हैं। दाह संस्कार के लिए यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म में कर्ज लेकर के मरना बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसलिए जो है सबका कर्ज जो है वह चुकता हो जाए, इसलिए इंसान जो है ना दाह संस्कार करते हैं। कर्ज यहाँ पर जो है आदमी तो जो यहाँ पर जो कर्ज लिए रहते हैं अपने पृथ्वी पर, तो वह सब तो चुकता हो ही जाता है, लेकिन 5 चीज़ का कर्ज जो है छूट जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारा शरीर 5 चीज़ से बने हैं। एक आग, जल, आग जल हवा, आकाश और मिट्टी, ये 5 चीज़ से बने होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जब कोई व्यक्ति मरता है तो जब जलाया जाता है तो उसमें से जो है आग जो जले जाते हैं, जो जलाए जाते हैं, तो पूरे जल जाता है, मतलब कि आग का जो जितना जो हक रहता है वह उतना ले लेता है। उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि आग जब जल जाता है, जब समाधान, तो उसके कुछ दिन के बाद जो है उस पे पूरे पानी से ये करके लिपापोती कर दिया जाता है। हवा जो है, ये जो जलने के बाद जो इसका जो लौ जो है, जो या फिर जो धुआं कह सकते हैं, ये जो हवा में जाता है, ये हो गए। और साथ ही साथ यह हवा के साथ जो है उड़ करके यह आकाश में जाएगा, और फिर बाद में जल रख करके क्या करते हैं, मिट्टी से उसको पूरा लिपापोती कर देते हैं। या फिर जल जो है, माफ़ कीजिएगा ज़रा, कि जल जो है जब जल जाता है दाह संस्कार होने के बाद 3-4 दिन के बाद देखते हैं कि उसको लेकर के जाके गंगा जी में बहाया जाता है, कुछ हड्डी को चुन करके। तो वह क्या है कि जल का हिस्सा अपना हो गया, आग का हिस्सा शुरू में ही हो जाता है, जल का, हवा का, आकाश का और मिट्टी का, सभी का हिस्सा हो गया। तो इसलिए जो है हिंदू धर्म में दाह संस्कार की प्रथा चलती है। और उसके बाद है जाति। तो अभी किस तरह के जाति हैं, तो बहुजातीय समाज है, बहुत तरह के जात है, जैसे क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, जाट है, ग्वार है, ग्वाला मतलब, इसी तरह के बहुत सारी जातियां हैं ये वर्तमान में। अब अगर हमें हड़प्पा सभ्यता का भी सामाजिक जीवन अगर देखना है तो फिर हड़प्पा सभ्यता में भी यही पॉइंट रहेंगे। जैसे स्वरूप कैसा था हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो है कहीं पर कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण से ही यह कहा जाता है कि हड़प्पा का जो स्वरूप जो था वह मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का अंदाज़ा इस प्रकार लगाया जाता है क्योंकि उस समय जो है अधिकतर देवी ही पूजनीय थी, इसलिए मातृसत्तात्मक कहा जाता है। महिलाओं की स्थिति उस समय बहुत अच्छी रही होगी क्योंकि महिलाएं उस समय अधिक पूज्य थी। आवास जानते ही हैं, हड़प्पा सभ्यता का आवास कैसा था, तो शहरीकरण था।
भोजन, भोजन भी वहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। उसके बाद वस्त्र, वस्त्र वे भी ऊनी और सूती पहनते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो खेती की गई हड़प्पा सभ्यता में वह कपास की ही खेती हुई, और ऊनी तो जानवरों को मार करके उनके छाल से तो ये पहनते ही थे। तो यहाँ पर वस्त्र भी जो है यह ऊनी और सूती है। उसके बाद मनोरंजन, मनोरंजन के लिए वे क्या करते थे? क्या आज की तरह ही वे भी वीडियो गेम और टीवी देखते थे क्या? तो नहीं, मनोरंजन के लिए वे जो है कुछ खेल का आयोजन करते थे और सभी देखते थे। तो खेल जो है किस प्रकार का खेल? तो खेल जो है जैसे इलेक्ट्रॉनिक गेम सब जो सब आज जो चल रहा है ये सब छोड़ करके, जैसे इक्का गाड़ी का जो दौड़ होता था, इक्का गाड़ी दौड़, इक्का गाड़ी दौड़, उसके बाद जो है मुक्केबाजी, पहलवानी, उसके बाद बैल लड़ाई, सांड लड़ाई, इसी तरह के गेम खेले जाते थे। तो अब जो है, अब यहाँ से जो है आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, इस पर ध्यान देंगे गौर से, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? क्या करते थे? अगर उसमें से जो आपको जो है ऑप्शन दे दिया जाए कि ऑप्शन ए पहला वीडियो गेम, वीडियो गेम खेलते थे, ऑप्शन बी आपको दे दिया जाए कि पहलवानी करते थे, ऑप्शन सी जो है मतलब टीवी देखते थे, ऑप्शन डी सिनेमा देखते थे, और इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक मिनट सी डी में दे दिए, जैसे घुड़दौड़, घोड़ा का दौड़, ठीक है, या फिर रथ दौड़, नहीं घुड़दौड़ ही, और ई में दे दिया नन ऑफ दीज, और इनमें से एक से अधिक मतलब आंसर सही है। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या बताइए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? वीडियो गेम उस समय था नहीं तो वीडियो गेम नहीं करते थे, पहलवानी करते थे, टीवी था नहीं। अब देखिए यहाँ पर घुड़दौड़ है, घुड़दौड़ करते थे या नहीं? तो अधिकतर बच्चों का आंसर आएगा कि घुड़दौड़ वे लोग कराते थे, लेकिन यह जो है घुड़दौड़ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग तो पढ़े हुए हैं कि वहाँ पर लोथल में घोड़ा का अवशेष भी मिला है, लेकिन बात यह है कि घोड़ा का अवशेष तो मिला है हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा जो है वह पालतू पशु नहीं था, पालतू पशु नहीं था, वे गौण पशु थे, गौण पशु भी नहीं थे, मतलब वे हड़प्पा सभ्यता के पशु मतलब जंगली रहे होंगे जो भी हो, वे पालतू नहीं थे, इसलिए जो है घुड़दौड़ नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल पहलवानी ही हो जाएगा। और आगे बात चल करके हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा मनोरंजन के लिए खेल नहीं था। उसके बाद अंत्येष्टि में भी ये तीनों थे, दाह संस्कार, उसके बाद आंशिक सावधान, और उसके बाद पूर्ण सावधान। और जाति उस समय की नहीं पता उस समय की जाति क्या थी ये तो कोई लिखित प्रमाण मिला नहीं है, और पुरातात्विक स्रोत से भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो इतना चीज़ अगर आप सोचना जान गए सामाजिक जीवन में, तो आपका जो है इतिहास का आधा चीज़ खत्म हो गया। क्योंकि अब कोई भी कालखंड पढ़ेंगे आपको उसके सामाजिक जीवन के बारे में जानना ही है, तो सामाजिक जीवन में इतना चीज़ होना ज़रूरी है। तो ये रहे सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के बाद जो है हम लोग आर्थिक जीवन में चलते हैं, बाद में फिर आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा सही से।
अब जो है आर्थिक जीवन में भी कुछ बात जो है वह जानना, इसमें भी कुछ पॉइंट है वह जानना ज़रूरी है। जैसे आधार, आधार में क्या क्या थे वे सब चीज़, ठीक है। उसके बाद आधार के बाद जानेंगे व्यापार। देखिए पहले ये छोड़िए, आधार, आधार देखते हैं क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन का जो आधार था उसके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि पशुपालन और कृषि, खेती, आधार में यह हो गया। अब इसके बाद जो है दूसरा चीज़ है धातु, कि उस समय धातु मिलते थे कि नहीं। तो धातु में जो है जैसे लोहा, लोहा को छोड़ करके ये जो है अभी वर्तमान में जितने भी धातु हैं लगभग लगभग ये सभी से परिचित नहीं थे। एक मतलब सभी से परिचित थे, एक सिर्फ परिचित नहीं थे किस धातु से, तो लोहा से। तो यहाँ पर सोना चांदी हीरा जवाहरात तो होगा लेकिन लोहा नहीं होंगे, ये लोहा से परिचित नहीं थे। अब जो है धातु के बाद जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखें कृषि पशुपालन। अब एक चीज़ और है व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का साक्ष्य मिलता है और व्यापार जो है इंटरनेशनल व्यापार भी होते थे। इंटरनेशनल व्यापार कहने का मतलब कि अपने सीमा से जो बाहरी क्षेत्रों में जाकर के जो व्यापार करते हैं वही हो गया इंटरनेशनल व्यापार। तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, तो मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया के एक शासक हैं, उन्होंने अपने अभिलेख में लिखवाया है, ठीक है। मेसोपोटामिया का एक प्रांत है, मेसोपोटामिया का एक प्रांत था जिसका नाम था अक्कद। अक्कद प्रांत का नाम था अक्कद, और वहाँ के जो शासक थे जिसका नाम था सरगौन। सरगौन जो है यह शासक था अक्कद का। तो यह सरगौन कहता है कि मेरे यहाँ मतलब कि मेसोपोटामिया के तट पर, ठीक है, मेसोपोटामिया के तट पर जो है माकन, दिलमन, मेलुहा और माकन के लोग जो है लंगर डालते थे। लंगर कहने का मतलब यह है भोज वाला लंगर नहीं। लंगर कहने का मतलब यह है कि किसी जगह पर जा कर के जो जहाज वहाज को रोक करके और जो टेंट लगा करके जो रहते हैं ना, उसी को लंगर कहा जाता है। तो ये कहते हैं सरगौन की दिलमन, माकन, मेलुहा और माकन के लोग जो है वहाँ पर रहते थे लंगर लगा करके। तो इसे यह पता चलता है कि व्यापार होता था। और यहाँ पर जो मेलुहा जो शब्द है वह हड़प्पा के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है। इसमें जो दिलमन जो था यह मेलुहा और ये मेसोपोटामिया मतलब कि यह जो है अक्कद, इसके बीच में यह मध्यस्थता करवाता था, यह मध्यस्थता करवाता था। तो ये हो गया। अब जो है यहाँ पर कुछ बातें और भी ध्यान देना जरूरी है, और वह बातें हैं जैसे कि मुद्रा कैसी थी, यहाँ पर माप तौल का इकाई क्या था, इत्यादि इत्यादि और सारी बातों पर देखना है तो उसको हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो माप तौल के इकाई में जो है वह 16 के प्रणाली पर था। जैसे कि अब कुछ साल पहले तक अभी भी था, जैसे 16 आना का 1 रुपया देखे हैं, मतलब कि सुने हुईएगा, जो कि बहुत साल पहले था, हम लोग के जन्म से मतलब 5 से 10 साल पहले। तो माप की इकाई 16 थी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम लोग जो हैं, चलिए अब इसको सही से अच्छे से व्यवस्थित ढंग से लिख दिया जाता है जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तब तक के लिए मतलब नोट बनाने में आसानी हो उसके लिए आपको लिख दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए सही ढंग से लिपिबद्ध तरीके से कर दिया गया है जिसे आप लोग उतार लेंगे। इसमें कुछ नए पॉइंट्स भी जोड़े गए हैं जो कि अभी आपको हम समझाएंगे। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जो है सो हम समझाते हैं। देखिए उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
तो देखिए सामाजिक जीवन में सबसे पहले यहाँ का स्वरूप देखें किस प्रकार का स्वरूप है। तो मातृसत्तात्मक स्वरूप है। यहाँ की महिला की क्या थी स्थिति, तो महिला मातृ देवी की मूर्ति से पता चलता है कि महिलाओं की अच्छी स्थिति है, मतलब थी। जो मूर्ति बने होते थे वे टेराकोटा का बना होता था। यहाँ पर सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र उपयोग किए जा रहे हैं। सर्वाहारी भोजन है, मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। मृतकों का दाह संस्कार जो हुआ पूर्णतः समाधान, आंशिक समाधान और प्रचलित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासा का खेल, संगीत, नृत्य, शिकार, जानवरों को लड़ाना, बैलगाड़ी का दौड़ इत्यादि करते थे। लेकिन घुड़दौड़ रथ दौड़ नहीं होते थे क्योंकि घोड़ा इनका पालतू पशु नहीं था। यहाँ पर पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। साथ ही साथ युग्म समाधि भी थी, जिसे सती प्रथा कहा जाता है। वह जो है हड़प्पा सभ्यता से ही प्रचलित रहा है, उसी को युग्म समाधि भी कहा जाता है। अब है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में सबसे पहला पहलू है कृषि। सबसे पहले जो हड़प्पा वासी है वे कपास की खेती की है, इसलिए इन्हें सिंडेन कहा गया। इनका जो प्रमुख फसल रहा वह गेहूँ, जौ, सरसों इत्यादि रहा। धान इनके गौण फसल थे। गौण फसल कहने का मतलब कि सेकेंडरी क्रॉप्स थे। धान के भूसी का अवशेष जो है रंगपुर से प्राप्त हुआ और चावल का अवशेष लोथल से प्राप्त हुआ। जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा में, इसके साक्ष्य, हल्का साक्ष्य बनवाली में मिला है। ये हो गया, ये हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद है पशुपालन। पशुपालन में घोड़ा पालतू पशु नहीं था, लेकिन घोड़ा का अवशेष मिला है सुरकोटदा और लोथल से। मोहर पर बहुत सारे जानवरों का चित्र है, लेकिन घोड़ा, शेर, ऊँट के चित्र नहीं मिले हैं। पूजनीय पशु कुब्बर वाले सांड, महत्वपूर्ण पशु एक सिंग वाले गेंडा। व्यापार के बारे में भी पढ़ चुके थे। मेसोपोटामिया के साथ होता था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थल मार्ग और जल मार्ग के द्वारा बंदरगाह लोथल थे। मापतौल की इकाई 16। हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया का मोहर प्राप्त हुआ है और मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता के मोहर प्राप्त हुए हैं। जो मोहर है मेसोपोटामिया में हड़प्पा का, तो यह उर और निपुर जगह से मिले हैं। उर और नुपुर मोहर, ये मेसोपोटामिया में एक जगह है उर और नुपुर, वहीं से हड़प्पा सभ्यता का मोहर मिला है। ये धातु में लोहा से प्रचलित नहीं थे, बाद बाकी लगभग सभी से हैं। अब आयात, व्यापार करते हैं तो ये वस्तु का आयात निर्यात भी करते होंगे, तो निर्यात ये नहीं करते थे। जहाँ तक है आयात ही करते थे। आयात में केवल जो है वह मनोरंजन का सामान मंगवाते थे, अपने सुख सुविधाओं का। जैसे तांबा राजस्थान से, सोना कर्नाटक से, चांदी ईरान से, नीलम या लाजवर्द बदख्शा से जो कि अफ़गानिस्तान में है, ईरान जानते ही हैं, सेलखड़ी बलूचिस्तान से जो कि अभी पाकिस्तान में है। इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर 2 टॉपिक है, धार्मिक जीवन और पतन। ये एक्स्ट्रा दो टॉपिक है। तो किसी भी काल का अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो उसमें भी 2-3 चीज़ देखना होता है। यह कि वे लोग मूर्ति पूजा करते थे या नहीं, मूर्ति पूजा करते थे या नहीं। साथ ही साथ जो है सो मंदिर होगा या नहीं। साथ ही साथ उनका विश्वास जो है वह किन किन चीज़ों पर था। और चौथा जो है कि वे किन किन चीज़ों को पूजते थे। ये 4 चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं तो किसी भी काल का आप धार्मिक जीवन पता कर सकते हैं। तो मूर्ति पूजा था। मूर्ति पूजा था, लेकिन मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। मूर्ति पूजा में मातृ देवी, पशुपति शिव का अवशेष मिला है, मूर्तियों का अवशेष। उसके बाद ये विश्वास रखते थे और मंदिर नहीं था, इतना बात ध्यान में रखेंगे। मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। विश्वास तंत्र मंत्र में ये विश्वास रखते थे, जादू टोना में भी विश्वास रखते थे, भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे, और आत्मा और दूसरे जन्मों सब में भी विश्वास रखते थे। पूजे जाते थे उस समय जल, अग्नि, स्वास्तिक पूजा। स्वास्तिक जानते हैं ना, ये कुछ इस तरह का, जो लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा माना जाता है ये। और साथ ही साथ नाग पूजा और वृक्ष पूजा भी करते थे। तो धार्मिक जीवन में अगर ये 4 पॉइंट आप याद रखते हैं तो आप किसी भी युग का धार्मिक जीवन पता कर सकते हैं। अब साथ ही साथ है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का पतन।
और इसके साथ जो है हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम लोग एक नए टॉपिक में हम लोग प्रवेश करेंगे, जिसका क्लास आपको कल अपलोड किया जाएगा और वह टॉपिक होगा वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता के पतन में देखिए अनेक इतिहासकार जो है इस पर हालांकि विवाद ही रहा है। अनेक इतिहास जो है वह अपना विभिन्न तरह के मत देते हैं। जिनमें कुछ प्रमुख इतिहासकार यह है कि मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड जो है वे कहें कि बाह्य आक्रमण से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो अब इतिहासकार सबको तो इन सभी बातों में अपना मतभेद रहा है। कुछ कहते हैं बाढ़ से, कुछ कहते हैं सुखाड़ से, कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन और कुछ कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन से। तो सभी इतिहासकार जो है इन दोनों से सवाल पूछ डालें कि कैसे आप कह सकते हैं कि इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वह बाह्य आक्रमण से ही हुआ है। तो मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि इसका जो है साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रमाण वे दिए। पुरातात्विक प्रमाण दिए यह कि बाह्य आक्रमण इसलिए कहा गया कि जो आर्य लोग जो आए थे हड़प्पा सभ्यता में वे थे इंद्र को पूजने वाले। वैदिक सभ्यता में जो सबसे पूजनीय देवता है वह है पुरंदर। पुरंदर इंद्र को कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वे किला बनाने वाले थे। तो वे सब आए होंगे कि जय इंद्र कह करके किला तोड़ते हुए आगे जाके सबको मारते काटते निकल गए होंगे, यह भी हो सकता है। और दूसरा यह दिए कि मोहनजोदड़ो से मृतकों का टीला मिला है, 36 नरकंकाल मिले हैं, जिस पर जो है से कि उस पर नुकीले चीज़ का वार का निशान है। लेकिन जब ये दिए मतलब कि जब ये सिद्धांत दिए हड़प्पा सब ये मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड, तो इतिहासकारों ने कहा कि क्या कि ऐसा हो सकता है कि जो आया होगा तो सबको मार कर को जो है मोहनजोदड़ो में ही रखा गया होगा। और उस समय जो है मोहनजोदड़ो का जो जनसंख्या था वह केवल 38 ही थे, क्योंकि 38 नरकंकाल मिले थे। तो इस वजह से इस बाह्य आक्रमण को खारिज किया जाता है। तब एक जो इतिहासकार थे मार्शल और मैके ने कहा कि हम देखे हैं सब घर में दादा करके कि सभी जगह जो है रेत ही रेत है सभी जगह पर। तो इसे हो सकता है कि नदी बगल में ही था जिससे जो है बाढ़ आया होगा और सबको बहा ले गया होगा। तो इस बात से जो है अधिकतर इतिहासकार सहमत है। जबकि एक भारतीय इतिहासकार है जिनका नाम है डी.के. अग्रवाल, वे कहते हैं कि सुखाड़ की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वह पूर्ण रूप से पशुपालन और कृषि पर ही आधारित थे। तो ये नदी के किनारे तो बसे थे, लेकिन इनका कहना यह है कि नदी जो है वह अपना इनकी धारा जो है वह बदल ली होगी, जिसके वजह से यहाँ पर पानी के पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, जिसके वजह से सुखाड़ की स्थिति हो गई। इसी तरह से एक इतिहासकार है राइक्स कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जबकि एक और इतिहासकार है ऑरेल एस्टेट, उनका कहना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूतात्विक परिवर्तन से हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन में यह दे दिया जाए पीटी के क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, और अगर ऑप्शन में ये सभी रहेंगे और एक ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, जो कि 5 गो ऑप्शन होता है बीपीएससी में, जो कि लास्ट वाला ऑप्शन यही होता है, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसमें से क्या टिक लगाएंगे? तो हमको लगता है कि यह जो सिद्धांत जो भी पढ़े हैं तो सारे बच्चे जो है लगाएंगे मतलब कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो अगर इस तरह का आप टिक लगाते हैं तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है मेंस में, या फिर जिनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री उनको पढ़ना है। यह चीज़ इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। बहुत सारे सिद्धांत, उन सभी सिद्धांत के बारे में डिटेल से पढ़ना है। अगर पीटी में आए क्वेश्चन तो उसका आंसर सिर्फ बाढ़ ही होगा। अगर पीटी में क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या रहा, तो वह केवल बाढ़ ही होंगे। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता जो है आप लोगों को पूरे समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ जो है हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल है। तो कल से हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।